जी वेल्स वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन पे और आप लोग भी सवालात पूछ रहे हैं और दो तीन सवाल है। डॉक्टर साहब वो जो था इन्फेक्शन वर्सेस इन्फ्लेमेशन वाला जॉइंट पेन, ये क्या होता है? इन्फेक्शन कैसे होती है, इन्फ्लेमेशन कैसे, दोनों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, इन्फेक्शन जॉइंट में होने के दो रूट्स होते हैं। एक तो होता है ब्लड का, यानी हेमेटोजेनियस रूट, यानी जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, जिसमें कि आपके इवन ब्रश करने से, टीथ से, कहीं से, या आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो तो वो बैक्टीरिया जो है आपके ब्लड में आए और ब्लड से वो जॉइंट में चला जाए। अच्छा, हाँ, तो इसे हम कहते हैं ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। मगर ऐसा मगर सवाल ये है कि वो नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं होता, नॉर्मल लोगों में नहीं होता। वो आम तौर से अगर किसी को इन्फेक्शन है जॉइंट का तो वो मोस्ट लाइकली वो पेशेंट जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से उसे ये हुआ है। वरना हमारे ब्रशिंग करने में रोज़ाना कहीं ना कहीं से ब्लीड करता है, इसका बाद थोड़ी हमारा रोज़ इन्फेक्शन होता है। बिकॉज हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो वो अगर बैक्टीरिया चला भी जाता है तो वो उसको, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस कर देती है उसको। सही। मगर अगर खुदा ना अगर वो ना हो तो ज़ाहिर है इन्फेक्शन हो जाता है। वो बहुत सीरियस है, अगर हो जाए तो वो बहुत सीरियस है और वो बहुत इमरजेंसी है। उसको डिले करना, उसको टालना, उसको ट्रीट ना करना या मेल ट्रीट करना या इम्प्रॉपर ट्रीट करना डिजास्टर है जॉइंट के लिए। ओके। इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट इज अ वेरी रियल इमरजेंसी। इट नीड्स टू बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल, ASAP। ठीक है। उसमें यह है कि पेशेंट का आप उसको अगर एक दफ़ा एडमिट हो जाए, उसके ब्लड्स करा लें, उसको फ़ौरन से उसको थिएटर का अरेंजमेंट करें, उसका जॉइंट को वॉश आउट करना है, आपने थॉरो वॉश आउट करना है अच्छी तरह। आप उसमें से कल्चर भी ले लेंगे, पस स्वैब भी ले लेंगे, उसमें से आप उसको वॉश आउट भी करेंगे। आप उसको मेक श्योर करेंगे कि जितना पॉसिबल मैक्रोस्कोपिक क्लीन कर सकते हैं क्लीन करें उसको। और ये भी पॉसिबल है कि आप एक दफ़ा क्लीन करें, 2 दफ़ा क्लीन करें थिएटर ले जाके, बट यू शुड डू इट। क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो कार्टिलेज जो आपका जॉइंट की जो गोल्ड है आपके पास, जिसकी वजह से आप इंजॉय करते हैं लाइफ को, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय रहेंगे। अच्छा सर, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा कहाँ से? मैं सरगोदा से सरगोदा से बात कर रही हैं। ठीक है आयशा, हमारे पोल का जवाब दीजिए। एक्चुअली आई डोंट नो मतलब आपका क्या है। आपने पोल का सवाल नहीं सुना? नहीं। आप शो आपने अभी लगाया ना? हाँ जी। हाँ चलेगा, कोई मसला नहीं है। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे ना डॉक्टर से पूछना है, मेरे भाई की तकरीबन पौने 2 साल पहले लेप्रोटमी हुई थी। और लेप्रोटमी होने के 4 महीने के बाद उसके ना मसल्स में सारा ना खिंचाव हुआ। उसकी टांग में, पहले राइट टांग में प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने टांग उठाई चेकअप के लिए तो उससे हिप्स में भी प्रॉब्लम हो गई और कमर को ऊपर किया तो कमर में जो वर्टिब्रल नंबर है ना उसमें स्ट्रेटनिंग हो गई। अब ये कंडीशन है। हाँ जी, स्ट्रेटनिंग हो गई उसकी। हाँ जी, कमर में ना। उसके बाद में अब वो ऊपर से जाता जाता ये कि दूसरी टांग में भी फिर वैसे ही हो गया, खिंचाव सब कुछ। फिर ऊपर जो अभी जो है ऊपर सारे नेक में भी सारा खिंचाव हो गया, उससे वॉक बिल्कुल नहीं हो रही है। बाकी उसकी MRI जो हुए हैं और HLA-B27 वो भी नेगेटिव है। MRI भी सारे नॉर्मल है, बून स्कैन भी नॉर्मल है, लेकिन उसकी सिम्टोमेटिकली जो प्रॉब्लम है ना वो बढ़ती जा रही है। एज क्या है भाई की? बिल्कुल नहीं जा रहा। ये 23 इयर्स ओल्ड है। लेप्रोटमी क्यों करवाई थी जी? क्यों कराई थी लेप्रोटमी? ये कि उसको पहले से तो वैसे प्रॉब्लम था डायरिया का 6-7 साल से, लेकिन लेप्रोटमी ये कि कह रहे थे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। कुछ समझ में नहीं आया कि लेप्रोटमी भी क्यों हुई। मतलब उसके वजह से विंड वगैरह पास होनी बंद हुई थी। मतलब कोई कंडीशन नहीं थी उसकी समझ में कि क्यों लेप्रोटमी हुई है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले बिल्कुल ये नॉर्मल था, डायरिया की प्रॉब्लम थी। हाँ जी, ठीक है। नहीं कोई डेफिनेटली वैलिड रीजन होगा लेप्रोटमी का। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा कोई लूज मोशन या इस तरह की कुछ चीज। हाँ जी, उससे पहले प्रॉब्लम था तकरीबन 6 साल से ना, लेप्रोटमी से पहले मतलब था इसको 6 साल से डायरिया की प्रॉब्लम। ओके। और मैदे का भी था थोड़ा सा, खाने लेकिन अब वाने में ऑपरेशन के बाद 4 महीने पहले ऑपरेशन हुआ, इसके बाद उनकी ये कंडीशन 4-2 साल पहले लेप्रोटमी हुई थी। लेकिन आफ्टर ऑपरेशन 4 मंथ्स इसको ये प्रॉब्लम मसल्स की शुरू हुई। आफ्टर 4 मंथ्स शुरू हुई। हाँ जी, ठीक है जी। हम तो अभी ये कि किसी भी डॉक्टर ने कहा इसको कुछ नहीं, पहले कह रहे थे मे बी एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस हो, लेकिन जब रोमेटोलॉजिस्ट लाहौर में डॉक्टर सुमायरा को चेक करवाया तो MRI वगैरह करवाया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको सिम्टोमेटिकली सारी स्टिफनेस बहुत ज्यादा है पूरी बॉडी में, मतलब चला फिरा बिल्कुल नहीं जा रहा, 2 मिनट भी वो चल नहीं सकता। इन्होंने किसी स्वेलिंग कोई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया? नहीं, स्वेलिंग वगैरह कहीं कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया आपने? हाँ जी, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया। उन्होंने कहा कि शायद मसल स्टिफनेस ही है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन ये कि इसको किसी मेडिसिन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम ये है। एंड ही कांट वॉक।
सैलिबिक, हाँ जी बिल्कुल, सैलिबिक्स काफी देर लेता रहा है भी, लेकिन वो कुछ भी कोई मतलब इफेक्टिव नहीं होती। पेन वगैरह इतनी नहीं है, लेकिन खिंचाव बहुत ज्यादा है। ओके, चले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, इट साउंड्स लाइक एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर टू मी। कोई ऑटोइम्यून है या फिर इन्फ्लेमेटरी, ट्रिगर हो गया लेप्रोटमी से? नहीं, लेप्रोटमी तो इंसिडेंटल है। आई डोंट थिंक इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद दैट। अगर लेप्रोटमी किसी, अगर मुझे ये नहीं मालूम इट्स अ नेगेटिव लेप्रोटमी और पॉजिटिव लेप्रोटमी, अगर एडिशंस बने तो उसकी क्या वजह थी, और ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो क्या वजह थी, इसकी डायग्नोसिस क्या थी, पहली बात। फिर दूसरा ये कि लेप्रोटमी के 4 महीने के बाद ही डेवलप्ड दिस सिम्टम्स, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मे नॉट बी रिलेटेड। मैं इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो इंटरलिंक करूँ मैं उसको, दोनों चीज़ों को ना, क्योंकि 4 महीने के बाद लेप्रोटमी के बाद 4 महीने ही मस्ट बी ओके, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली ही डेवलप दिस प्रॉब्लम। इसमें देखें 2 चीज़ें, मैं जहाँ तक मैं समझाऊँ कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह ये सब कुछ हो सकता है इनको, या इन्फ्लेमेटरी, सही, तो ये यंग एज में होते हैं सारे। अब इस अगर कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं मिल रहा है, या कोई स्क्लेरोडर्मा नहीं मिल रहा है, या कोई मस देखें आपकी जो प्रॉब्लम है या तो मसल्स हैं या जॉइंट्स हैं बस। exactly. अगर इनमें से फिट नहीं आ रही है किसी उसमें, तो इडियोपैथिक नर्व्स भी हो सकते हैं। तभी तो मैंने कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा नॉर्मल है, कुछ नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आई डोंट। डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे उनकी हिस्ट्री पुरानी है 6 साल से डायरिया वगैरह की, ठीक है। ऑटोइम्यून की बात डॉक्टर साहब ने की, बिल्कुल ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं। बाज़ दफ़ा जैसे 2 प्रॉब्लम्स हैं जो गट के साथ होते हैं। लंबर उनकी स्ट्रेटनिंग हो गई, लंबर की अल्सरेटिव कोलाइटिस है और क्राउन डिजीज है। 2 प्रॉब्लम्स हैं जो गट से रिलेटेड होते हैं। उन लोगों को भी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जॉइंट इसी तरह स्टिफ होते हैं। बैक को भी इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे वो कह रहे हैं मेरी कमर पूरी स्टिफ हो गई है, और जो पेरिफेरल जॉइंट्स हैं उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है कि उन लाइंस पे थोड़ा सा उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, रोमेटोलॉजिस्ट करे या कोई भी आर्थोपेडिक सर्जन करे, ठीक है, ताकि उनकी, क्योंकि यंग पर्सन है, उनमें जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 2-3 मसले हैं, या तो रोमेटॉइड होते हैं लोग, एनकालोजिंग होते हैं, या ये गट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इससे लोगों को ये मसला होता है जॉइंट्स का। बिल्कुल। तो जहाँ तक आर्थोपेडिक्स की बात है, इन चीज़ों को कैटेगोरिकली एवेल्यूएट करना चाहिए और ब्लड टेस्ट करने चाहिए, और उसके लिए अगर ये प्रूव हो जाए तो फिर जो स्पेसिफिक ड्रग्स आजकल यूज़ होती हैं जो इस इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करती हैं, जो जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है, उनको डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स कहते हैं। वो लो डोज में इन मरीज़ों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि अगर इन जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करे और उसको ट्रीट ना किया जाए, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कार्टिलेज है वो गोल्ड होता है जॉइंट का, दैट लीड्स डैमेज टू द कार्टिलेज ऑफ द जॉइंट, और अल्टीमेटली जॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में ये अब जो हैं प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, अगर डायग्नोज हो जाएं और उनको प्रॉपर मेडिसिन पे रखा जाए तो ये लोग बहुत अच्छे अपनी एक्टिव लाइफ गुजारते हैं। ओके, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? वालेकुम सलाम, मिसेस आमिर बोल रही हूँ। जी मिसेस आमिर, कैसी हैं आप? मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरे टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। लेफ्ट आर्म में। मिसेस आमिर, टीवी सेट का वॉल्यूम। अच्छा। जी मैं ऐसा कर रही हूँ। मेरे लेफ्ट आर्म में जॉइंट पे बहुत सख्त दर्द होता है। शुरू में 2 साल पहले ये सामने वाली जो मसल होता है ना, बाइसेप्स मसल, इसमें दर्द होती थी। मैं अपना बाजू उठाती थी तो मुझे दर्द होता था। अच्छा। अब बाय द पैसेज ऑफ टाइम अब ये हो गया है कि मेरा बिल्कुल ये जॉइंट स्टिफ हो गया था। अच्छा। तो मैंने थोड़ी सी फिजियोथेरेपी की 10 सेशन कराए थे पिछले साल, तो उससे काफी फर्क पड़ा, लेकिन फिर दोबारा फिर यही परसिस्ट कर गया है, दोबारा आ गया है यही। और अब पिछले कोई 2-3 महीनों से। हेलो, हाँ जी सुन रहे जी मिसेस आमिर बताइए। जी, तो पिछले 2-3 महीनों से ये मैं बिल्कुल अपना बाजू हिला ही नहीं सकती थी, शदीद दर्द होता था। अच्छा। और अब मैंने फिर ये 10 मैंने फिजियोथेरेपी की सेशन कराए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ये कंधे में दर्द जो है ना, ये अभी जा नहीं रहा। एज पूछ लें। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 57। 57 जी।
ठीक है। और मैंने अपने ब्लड टेस्ट अभी रिसेंटली कराए हैं, सारे मेरे जो है ना सारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक हैं, मैं शुगर भी नहीं है और ना ही किसी किस्म की कोलेस्ट्रॉल हाई है, और हर किस्म के टेस्ट जो है ना यूरिक एसिड भी ठीक है, हर चीज ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। चलें, ओके। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है? बस यही कि वो दर्द जो है ना मेरे पीछे बैक में, अब ये जो जॉइंट है ना मेरा, ये शोल्डर ब्लेड के पीछे की तरफ दर्द बहुत अब शदीद पीछे की होता है। तरफ रेडिएट कर रहा है, ठीक है, चलें हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉल डॉक्टर साहब। कॉल ज़्यादा बताइएगा। तो वजह जिस तरह उन्होंने बताया, लंबी हिस्ट्री है शोल्डर पेन की, तो और अब स्टिफनेस का ज़्यादा मसला है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो उसी कॉमन प्रॉब्लम की है जो शोल्डर में होता है लोगों को, जिसको फ्रोज़न शोल्डर आम उसमें कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। और इसका अपना जो ड्यूरेशन है 1.5-2 साल में जाके बाज़ लोगों का ठीक होता है अगर एट इट्स ओन ये जाए। प्रॉब्लम मरीज़ को स्टिफनेस होता है और पर वो कह रही उन्होंने 10 सेशंस कराए थे और उससे बेटर हो गया था। फिजिकल But थेरेपी reoccurred. एक अच्छा ऑप्शन है। जब तक जॉइंट की स्टिफनेस ख़त्म नहीं होगी, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो नॉर्मल नहीं होगी इक्वल टू द अदर जॉइंट, तब तक उनका मसला हल नहीं होगा। सही। अगर फिज़िकल थेरेपी पेन मेडिसिन से वो मसला हल नहीं होता, देन ऑप्शन इज़ पहले एक्सरे कराया जाए ये देखने के लिए कि जॉइंट अदरवाइज नॉर्मल है, उसमें जैसे शी इज़ 57 तो कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस की चेंजेस तो नहीं है, कि स्टिफनेस की जो वजह हम समझ रहे हैं कि सिंपल फ्रोज़न शोल्डर ही है या कोई और रीज़न भी है अंदर। सही। इफ़ इट्स क्लियर कि इट्स फ्रोज़न शोल्डर और फिजिकल थेरेपी पेन मेडिसिन से इम्प्रूव नहीं हो रहा, देन बेटर ऑप्शन इज़ मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, सही है। ताकि उनके एडहेजन्स ख़त्म हो जाएं जॉइंट के अंदर और वो विद इन 2 वीक्स जो है नेक्स्ट फिजिकल थेरेपी के साथ नॉर्मल हो जाए जॉइंट। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त जो है ना खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब फौरन से घड़ी देख रहे हैं, क्या वाकई में वक्त खत्म हो गया? हाँ डॉक्टर साहब हो गया है। Yes, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। वेरी मच। और अब आते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास होगा हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट। आप कहीं नहीं जाएगा, अभी आ रहे हैं।